हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अध्ययन गैलेक्सी चैनल पर। जैसा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, समझा। आइए उसी श्रेणी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहला चैप्टर का अध्ययन करते हैं और यहाँ पर आपको कम समय में उपयोगी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको इस चैप्टर से संबंधित PDF फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान। इसमें हम लोग जानेंगे विज्ञान का महत्व या इससे संबंधित सभी कॉन्सेप्ट। तो लिखा भी हुआ है, विज्ञान मानव के लिए एक महावरदान है। हम सभी जानते हैं विज्ञान हमारे लिए एक वरदान है। हमारे चारों ओर विज्ञान है। हम जहाँ भी देखते हैं, हम सोचते हैं, दुनिया घूमते हैं, भोजन करते हैं, दौड़ते हैं या सांस लेते हैं, जो भी प्रोसेस हम लोग पूरी डेली लाइफ में करते हैं, जैविक क्रियाएं जो भी कुछ होती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान के सिद्धांत ही कार्य कर रहे होते हैं। मानव सभ्यता के विकास में विज्ञान का उद्भव मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विज्ञान ने समय और दूरी पर विजय प्राप्त कर ली है। गाड़ियाँ वनों और मरुस्थलों को सुरक्षित पार कर जाती हैं और मनुष्य तेज गति तथा आराम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। तो यह सब किसकी मदद से हो पा रहा है? विज्ञान की। तो यदि विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करें तो हमें एक गहरा शून्य ही दिखाई देता है। और बात करें इसके बारे में, तो अगर कहा जाए कि परमाणु की शक्ति जहाँ एक तरफ लाखों घरों में बिजली का उजाला फैला सकती है, वहीं दूसरी ओर परमाणु बम बनने पर जीवन में अंधेरा भी ला सकती है। इसके भी कई उदाहरण हैं। तो यह सब भी विज्ञान के कारण ही हो रहा है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यह भी साइंस की मदद से ही हम लोग जान पाए। पृथ्वी अपने भीतर बहुत सारे ऐसे मौजूद इस बल से सभी पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, और जिसके परिणाम स्वरूप हम मनुष्यों पर सही सभी जीव और अन्य पदार्थों को स्थिर बनाती है, या वो कांस्टेंट रहते हैं हमारी पृथ्वी पर। यदि या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जैसा कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में या बल नगण्य होता है, तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु नहीं टिकती है और हम हवा में तैर रहे होते अगर ऐसा होता। यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया किसने? तो हम सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का जो कॉन्सेप्ट दिया वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो इनका नाम हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। आज के जीवन में जितने भी डिवाइसेज हैं, उपकरण हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, मिक्सर, स्कूटर, कार, ये सभी यांत्रिक ऊर्जा से संचालित होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी से। तो ये भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं विज्ञान से ही संबंधित है और विज्ञान को दर्शाता है। अगला जो आपका इसी में टॉपिक है वो है तार्किक चिंतन का विकास। इसमें हम लोग जानेंगे कि विज्ञान की मदद से हमारा तार्किक चिंतन कैसे विकसित होता है। तो विज्ञान व्यक्ति के चिंतन पर भी प्रभाव डालता है, वह तथ्यों को महत्व देता है। इसका लाभ यह है कि मनुष्य अपनी रूढ़िवादी जो सोच होती है उसके जंजाल से मुक्त होता है, वो अंधविश्वास से अलग उसको बनाता है, उसकी जो कपोल कल्पनाएं होती हैं वो नष्ट होती हैं, जो भी भ्रामक धारणाएं जिसके कारण उसका जीवन नष्ट होता था उसे वह मुक्ति मिली है। तो यह सब विज्ञान की मदद से हुआ है। अगला आप इसमें जानेंगे कि विज्ञान का महत्व अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार है। जैसे पहला है आपका है शिक्षा में। तो हम सभी जानते हैं शिक्षा में विज्ञान का बहुत महत्व है, चाहे वो इंटरनेट, कंप्यूटर से संबंधित ई-लर्निंग वगैरह हैं, उनसे संबंधित शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा विज्ञान का महत्व है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि एडुसेट क्या है। तो एडुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है जो शिक्षा को विकसित करने के लिए दूरस्थ इलाकों में ज़्यादा प्रभावित करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो एडुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है, एजुकेशनल सैटेलाइट है। दूसरा आपका चिकित्सा में। तो चिकित्सा में भी विज्ञान का बहुत महत्व है। जैसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि असहाय रोग जैसे कैंसर, टीबी वगैरह, इन पर भी विज्ञान के माध्यम से रोक लगाई गई है। एक्सरेज की खोज हुई जो बॉडी के अंदर तक सारे छवियों को निकाल करके बीमारी पता कर सकते हैं। कोबाल्ट रेस द्वारा कैंसर के रोग की भी रोक लगाई गई है। इसी प्रकार अगला आपका आता है संचार में। तो संचार में भी विज्ञान का बहुत महत्व है। टेलीफोन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस से विचारों का आदान प्रदान, हम दूर बैठे व्यक्ति से
बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। विज्ञान के द्वारा ही संचार के साधनों में भी एक तरीके का रिवोल्यूशन आया है। अगला आपका जो टॉपिक है, इस परिवहन में किस तरीके से विज्ञान ने अपने कदम उठाए हैं। तो परिवहन भी यातायात यानी साइकिल, स्कूटर, ट्रक, रेल, वायुयान, रॉकेट या अंतरिक्ष यान यानी ब्रह्मांड में मानव की प्रगति विज्ञान के द्वारा ही सिद्ध हुई है। कृषि में देखा जाए तो कृषि में भी कई ऐसे HVY टाइप जो भी हाई यील्डिंग सीड्स आए हैं या उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक वगैरह, तो यह सब विज्ञान की मदद से विकसित हुए हैं। और बुआई कटाई के आधुनिक यंत्र, सिंचाई के कृत्रिम साधन, तो ये सब भी विज्ञान से रिलेटेड हैं और इसमें कृषि में आते हैं। अगला हम लोग जानेंगे वैज्ञानिक विधि के चरण। तो इसमें कुल 8 चरण हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। पहला है समस्या की पहचान करना। तो इसमें क्या है कि हम जीवन में अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ देखते हैं, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। इन सभी घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से देखना ही वैज्ञानिक विधि कहलाती है। ये हुई वैज्ञानिक विधि। और अगर इसमें पहला टॉपिक देखा जाए समस्या की पहचान करना, तो हम जो भी घटनाएं देखते हैं तो यह सबसे पहला पद होता है कि जिसमें हम किसी घटना से देखें या समस्या को पाएं। जैसे संसार में विभिन्न प्रकार की घटना घटित होती हैं, उनको देखना या पहचान करना ही पहला टर्म ये आपका हो गया कि समस्या का पहचान करना, इसके अंतर्गत आता है। दूसरा आपका है परिकल्पना बनाना। जब हमने किसी घटना को देखा तो उसके बाद हमारे दिमाग में उस घटना से संबंधित एक इमेजिनेशन बन जाता है, एक परिकल्पना बन जाती है कि यह घटना किस प्रकार घटित हो रही है। तो यह आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना। तो इसके बाद हमने घटना से संबंधित जो सोचा उसको प्रमाणित करने के लिए किस प्रकार परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट किए जाएं, उससे कैसे आंकड़े आदि प्राप्त हों, इसमें आता है। तो थर्ड स्टेप आपका होगा। चौथा अगर देखा जाए आंकड़े एकत्रित करना। जो भी हम लोगों ने उस घटना से संबंधित देखा, उससे जो तथ्य, जो आंकड़े प्राप्त हुए, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। जो परिकल्पना की थी हम लोगों ने, उसको सिद्ध करने के लिए प्रयोग एवं परीक्षण किए जाते हैं और पता लगाते हैं जो सोचा था या जो हम लोगों ने परिकल्पना बनाई थी वो सच थी, सही थी या गलत थी। उसके बाद जब परीक्षण अगेन हो जाता है, फिर परिणाम निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। और फिर आता है पुनः परीक्षण। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षण करने पर भी कई त्रुटियां रह जाती हैं, तो त्रुटियों की संभावना नगण्य हो जाए, इसलिए अगेन एक बार और परीक्षण करते हैं। परीक्षण की पुनरावृत्ति होती है। और उसके बाद आपका फाइनल स्टेप है सिद्धांत का सामान्यीकरण। इसके बाद आपके सिद्धांत बनकर के तैयार होते हैं। परीक्षण के बाद प्राप्त परिणाम के आधार पर हम उस घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत देते हैं। तो आपके कुल 8 चरण थे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा। 3 इसमें से स्टेप दे दिए जाएंगे और चौथा कोई और होगा तो टिक करना होगा कि कौन सा चरण नहीं है, इस तरीके से। अब हम लोग जानेंगे उपयोगिता क्या है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, सभी जानते हैं कि विज्ञान का मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे विज्ञान के माध्यम से इतना विकसित हुए। तो मोबाइल फ़ोन या कैमरा, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, परमाणु ऊर्जा या दूर की छवियाँ, मीन्स जो अंतरिक्ष पर भी जो छवियाँ हमें प्राप्त होती हैं, या गर्मियों के दिनों में आराम, AC, कूलर वगैरह, तो ये सब विज्ञान की ही देन है। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस इन मेडिकल फील्ड। चिकित्सा विज्ञान में जो हमारी महत्व है विज्ञान का, उसको जानेंगे। तो इसमें टॉपिक है प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि, माइक्रोबायोलॉजिकल ड्रग। तो ये क्या होते हैं? वे रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु, फफूंद आदि की वृद्धि को रोक देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उन्हें प्रतिसूक्ष्म जैविक औषधि कहते हैं या माइक्रोबायोलॉजिकल ड्रग कहते हैं। तो इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक औषधि। तो ये क्या होते हैं? वे रसायन जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, जैसे कवक या फफूंद आदि से तैयार किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट हैं। सेल्वरसेन, ये क्या होता है? ये सिफिलिक रोग के उपचार में इस एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है, सेल्वरसेन। अगला आपका इसका उदाहरण है सल्फापिरिडीन, प्रोटोनसिल, सल्फेनिल एमाइड, पेंसिलिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, एरिथ्रोमाइसिन। तो ये कुछ हो गए आपके एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल।
दूसरा आपका इसमें आता है एंटीटॉक्सिक यानी प्रतिरोधी। तो ये क्या होते हैं? वे रसायन जो सूक्ष्म वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें मार देते हैं, परंतु जीवित ऊतकों को, ऊतक क्या होते हैं? आपके बॉडी में टिश्यूज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन पर विपरीत प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, तो उन्हें प्रतिरोधी कहते हैं यानी एंटीटॉक्सिक कहते हैं। इसके उदाहरण आपके हो जाएंगे डेटॉल, टिंक्चर आयोडीन, सेफ्रामाइसिन वगैरह। तो ये हो गया आपका एंटीटॉक्सिक सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप है आपका विसंक्रामी या रोगाणुनाशी डिसइंफेक्टेंट्स। तो वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, परंतु जीवित टिश्यूज यानी ऊतकों पर इन्हें प्रयुक्त नहीं किया जाता, उन्हें विसंक्रामी कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो गए? फिनॉल, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो ये आपके हो गए विसंक्रामी या रोगाणुनाशी के उदाहरण। अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, जैसे प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान। तो इसमें कुछ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है कुछ भारतीय वैज्ञानिकों को। तो विक्रम साराभाई पहले हैं यहाँ पे। तो विक्रम साराभाई को क्यों भारतीय वैज्ञानिकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे हम लोग CV रमन से लेकर के सलीम अली तक सभी भारतीय वैज्ञानिकों और उनके खोजों ने जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनको पढ़ेंगे। तो आइए जाने ऐसे कुछ खास वैज्ञानिकों के बारे में जिनका योगदान हम सभी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका विक्रम साराभाई। तो इन्होंने क्या किया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 1969 में ये जो है उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय समिति के प्रथम अध्यक्ष बने थे विक्रम साराभाई। अगले आपके हरगोविंद खुराना। तो इनको क्यों जाना जाता है? ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्हें बायोकेमिस्ट के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थर्ड आपका है चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी CV रमन। CV रमन इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने रमन प्रभाव नामक एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसकी वजह से इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपके हो गए चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी CV रमन। अगले हैं आपके अब्दुल कलाम, सभी लोग जानते हैं, ये हमारे भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। कई मिसाइलें और परमाणु हथियारों को बनाने में इनका योगदान है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इन्होंने 1983 में यानी 1983 में तारों पर अपनी रिसर्च की थी और इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले आपके वैज्ञानिक हैं सत्येंद्र नाथ बोस। तो भारतीय गणितज्ञ थे, ये भारतीय भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु का निर्माण बताया। इन्होंने 2 प्रकार के अणु खोजे। कौन कौन से? बोसान, जो इनके नाम से ही बनाया गया था, जैसे सत्येंद्र नाथ बोस है तो इन्हीं नाम से बोसान अपना अणु का नाम दिया था। और दूसरा था फर्मियान। अगले जो वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बसु, भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। 1917 में इन्हें नाइट की उपाधि मिली थी जगदीश चंद्र बसु को, और इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पौधों में जीवन होता है। मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, और उनमें भी जीवन होता है। सर्वप्रथम जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला है आपका होमी जहांगीर भाभा। तो 1944 मार्च में इन्होंने नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान की शुरुआत की थी। अगले आपके हैं श्रीनिवास रामानुजम, जो भारतीय गणितज्ञ थे और इन्होंने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पर कई कॉन्सेप्ट दिए, संख्या पद्धति पर। और लास्ट में आपके हैं सलीम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये महान प्रकृतिवादी थे और पक्षी विज्ञान में इनका योगदान माना जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख विदेशी वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। इसमें कुछ सिद्धांत और कुछ आविष्कार ऐसे लिखे हुए हैं जो एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, इनको जानेंगे हम लोग। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, ये आपको याद करना है।
दूसरा है आपका आनुवंशिकता के नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो इन्होंने आनुवंशिकता के हेरिटेज लॉस इन्होंने खोजा था। तीसरा आपका है हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन की खोज की। नेक्स्ट है आपका ताप का गतिवादी सिद्धांत, और ये किसने बताया? सब कैल्विन ने। अगला है आपका नेत्रहीन के लिए लिखने पढ़ने की जो लिप थी, जिसको ब्रेल लिप कहते हैं, तो यह किसने खोजा था? लुइस ब्रेल ने। नेक्स्ट है रेडियो और वायरलेस टेलीग्राफी, जो जी मार्कोनी ने आविष्कार इसका किया था। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा तथा बैटरी, जो सर्वप्रथम वोल्टा ने बताया, और इन्हीं के आधार पर इनकी यूनिट भी बनी, वोल्ट जिसे बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की, विद्युत विभवांतर की। अगला आपका पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीफ ने खोजा। अगला आपका टॉपिक है, अगला जो आविष्कार है वो वायुयान है। वायुयान को सर्वप्रथम किसने बताया? राइट ब्रदर्स ने खोजा, आविष्कार किया राइट ब्रदर्स ने। और फाउंटेन पेन का लेविस वाटरमैन ने। टेलीफोन और माइक्रोफोन का ग्राहम बेल ने। एक्स किरणों की खोज इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू.सी. रोंटेजन। परमाणु विखंडन रदरफोर्ड। रमन प्रभाव ऊपर भी पढ़ा था हम लोगों ने, सी.वी. रमन। टेलीस्कोप गैलीलियो। छापने की कला प्रिंटिंग जो प्रोसेस था वो उसका फादर किसे माना जाता है? गुटेनबर्ग को। नाभिकीय विखंडन ऑटो हॉर्न। नाभिकीय रिएक्टर ई फर्मी। भाप का इंजन जेम्स वाट। ग्रामोफोन या इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक। परमाणु संरचना बोर। परमाणु का सिद्धांत डाल्टन की थ्योरी थी, डाल्टन ने इसे बनाया था। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, हम लोग जानते भी। और रेडियम की खोज क्यूरी फैमिली यानी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गति के नियम, ये सभी आइजैक न्यूटन ने। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ग्रहों की खोज केपलर और सौरमंडल की खोज कोपरनिकस। तो ये आपके कुछ भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों के आविष्कार थे जो हम लोगों ने पढ़े, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित वन लीनियर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर बेस्ड पर कुछ MCQ रखेंगे। तो बने रहिएगा, इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।